नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमारा सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन। हम लोग का तीसरा यूनिट इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में चल रहा है और हम लोगों ने अभी तक जो देखा है समझा है वो यही कि हमें अगर प्रोग्रामिंग करना आती हो या फिर कहें कि जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन है, तो अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर हमें आती हो कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जाती है या फिर उसके कैसे उनके कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो फिर उसके बाद का ये नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि अब हम उन सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करें जो कि यूज़र की नीड को फुलफ़िल करे और साथ ही में हम ये कहें कि उसमें एररलेस हो और क्या कहते हैं कि फॉर फ्यूचर जब भी हमें कुछ भी इम्प्लीमेंट करना हो तो हम उसमें आसानी से इम्प्लीमेंट कर सके दोस्तों। ठीक है। तो इस कड़ी में हम लोगों ने अभी तक पहली यूनिट में देखा कि किस तरीके से हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या होते हैं। इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, मैसेज पासिंग, डायनेमिक बाइंडिंग। ठीक है। और भी जितने भी कॉन्सेप्ट थे हमने देखा कि पर्टिकुलर हर कॉन्सेप्ट की स्पेशलिटीज़ क्या है, किस तरीके से वो वर्क करेंगे और इम्प्लीमेंटेशन उनका प्रोग्रामिंग में किस तरीके से किया जाएगा। हमने 3 बातें देखी कि मतलब कि कहें कि प्रोग्रामिंग में कैसे हम पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। जब हमने पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन का देख लिया था, तो उसके बाद हम लोगों ने जो हम सेकंड यूनिट पे बढ़े थे तो वहाँ पे हमने देखा यूएमएल के बारे में, यानी कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के बारे में। और हमने उसको डिटेल में देखा कि किस तरीके से यूएमएल के अंदर दो टाइप के क्या कहते हैं आपके कहें कि डायग्राम को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, स्ट्रक्चरल डायग्राम में और बिहेवियरल डायग्राम में। स्ट्रक्चरल डायग्राम की बात करें तो वो पर्टिकुलर किसी भी सिस्टम के स्ट्रक्चर को शो करता है कि आपका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, यानी कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे होगा या कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, क्लास को हम कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर बिहेवियरल स्ट्रक्चर की डायग्राम की बात करें तो वो जो स्ट्रक्चरल डायग्राम है जहाँ पे हमने क्लास ऑब्जेक्ट को एक प्लेस पे रखा हुआ है, तो उनका वर्किंग मिल के टुगेदर मतलब एक साथ मिल के उनका परफॉर्मेंस कैसा होगा, क्या वो पर्टिकुलर उस बिहेवियर को परफॉर्म कर पा रहे हैं जो यूजर की नीड को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमने दोस्तों बहुत सारे डायग्राम देखे थे, आपके स्ट्रक्चरल में भी बहुत सारे डायग्राम देखे थे और बिहेवियरल में भी हमने बहुत सारे डायग्राम देखे थे। और उस डायग्राम्स को देख के हमें ये एक चीज समझ में आई थी कि भाई हम अगर सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं, तो हमें कितनी चीज़ों को एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ती है। हम एक मतलब कि हम एक बार में ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके हमने बस एक डिज़ाइन क्रिएट कर दिया और उसके उस पे इम्प्लीमेंटेशन का काम शुरू कर दिया। ठीक है। हमें एक-एक बारीक चीज़ों को देखना होता है। जो यूएमएल के थ्रू ये जो इतने सारे डायग्राम्स है वो क्या है कि पर्टिकुलर किसी एक ही सिस्टम को अलग-अलग व्यू से देखने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और अगर ये अलग-अलग व्यू से हम एक ही सिस्टम को देखते हैं तो बहुत सारी खामियां जो हमने की होती हैं वो हमें समझ में आती हैं और हम उनको रिमूव करके एक अच्छा मॉडल एक क्रिएट करके फिर हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोग का ये तीसरी यूनिट चल रहा है और जब हम लोग तीसरी यूनिट में आए थे दोस्तों, तो हम लोगों ने तीसरी यूनिट में कुछ चीजें देखी थी। और वो तीसरी यूनिट में वो जो चीजें थी वो कौन सी थी? आपका ओ ओ ए, ओ ओ डी एंड ओ ओ पी। यानी कि ये फर्स्ट हो गया आपका, ये सेकंड हो गया आपका और ये थर्ड हो गया आपका। ठीक है ना। यानी कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यानी हम जब थर्ड यूनिट में जो कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, हम लोग जब थर्ड यूनिट के अंदर आए थे तो हमें ये तीन चीजें मिली थी। और जब ये तीन चीजें हम लोगों ने देखी थी तो हमने ये समझने की कोशिश की थी कि हम सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम के थ्रू सबसे पहली चीज तो हम आपको बता दें कि ये जो तीन चीजें हैं ये एक तरीके से ये बताती हैं कि किस तरीके से हम
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम को डेवलप करेंगे, या फिर कहें कि किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए एक बार हमें इन तीनों स्टेप को फॉलो करना होता है। अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस की, तो जैसा कि हमें पता है कि अगर हमें कोई भी काम करने को मिलता है तो हम पहले उसको एक एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से हम वर्क को परफॉर्म करेंगे, हमारा पहला स्टेप क्या होगा, उसके बाद का स्टेप क्या होगा, इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम किस तरीके से अपने गोल को अचीव करेंगे। ठीक है ना। तो ये जो हम एक मेंटल एनालिसिस या लेआउट क्रिएट करते हैं, इसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस कह सकते हैं। और जब हम एक बार ये मेंटल लेआउट क्रिएट कर लेते हैं तो हमें उसको एज अ डायग्राम शो करने की जरूरत पड़ती है, तो वो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के थ्रू करते हैं। ठीक है दोस्तों। और जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन जो कि हमारा दूसरा पार्ट है, जो हम जब एक बार अपने डायग्राम को रिप्रेजेंट कर लेंगे, तो जो हमारा तीसरा स्टेप होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का होगा। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होगा कि हमने जो डिजाइन क्रिएट किया है, अब हम उस डिजाइन को एज मतलब ठीक वैसे ही इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे प्रोग्रामिंग के थ्रू। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये जो तीन स्टेप हैं किस तरीके से यूज करते हैं। कहने को तो ये तीन स्टेप है, लेकिन एनालिसिस करने के लिए, डिजाइन को क्रिएट करने के लिए और प्रोग्रामिंग को डेवलप करने के लिए हमें काफी फोकस करना होता है, बहुत सारी चीजों पे ध्यान देना होता है। जैसा कि आपने देखा कि केवल एक डिजाइन क्रिएट करने के लिए हम पूरे यूएमएल, हमारा पूरा सेकंड यूनिट जो था यूएमएल के ऊपर, यानी स्ट्रक्चरल और बिहेवियरल डायग्राम के ऊपर, वो केवल और केवल आपके पर्टिकुलर सिस्टम की डिजाइन को बनाने और उस सिस्टम को एनालिसिस करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों। हम जब तीसरी यूनिट में, अभी हमने जो पास्ट में कुछ लेक्चर जो हमने दिए थे, तो आपको पता होगा कि किस तरीके से अगर हम प्रोग्रामिंग पे, अगर हमारा डिजाइन क्रिएट भी हो जाता है, डिजाइन को हम ऑप्टिमाइज भी कर लेते हैं, तो उसके बाद से जब हम प्रोग्रामिंग वाले फेज में जाते हैं, तो प्रोग्रामिंग को यानी इंप्लीमेंटेशन को कंट्रोल करने की भी स्ट्रेटेजी होती है कि हम किस तरीके से जो डिजाइन हमने क्रिएट किया है उसको अगर हम एज अ प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसमें भी कौन किस किस रूल और रेगुलेशन को हम लोग फॉलो करेंगे, और उसको फॉलो करने के बाद हम पर्टिकुलर सिस्टम को क्रिएट करेंगे। ठीक है। बहुत सारे एल्गोरिथम्स का यूज करेंगे, एल्गोरिथम्स को भी हम इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि वो सिस्टम के कॉम्प्लेक्सिटी को रिजॉल्व कर सके, उसके परफॉर्मेंस या उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सके। ठीक है ना। तो हम बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एल्गोरिथम को भी क्रिएट करते हैं दोस्तों। उसके बाद से सर हम लोग दोस्तों देखते आए, हम लोग पासिंग आर्गुमेंट के बारे में दोस्तों डिस्कस कर रहे थे। कल जो हम लोग का था कि हम लोग पासिंग आर्गुमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और पासिंग आर्गुमेंट में हम लोगों ने देखा किस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट आपका पासिंग प्रिमिटिव टाइप्स। तो हमने देखा था कि इसमें दो तरीके क्या होता था कि जो प्रिमिटिव डाटा होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, वो स्टैक में एज इट इज जाके स्टोर होते हैं, और जो नॉन प्रिमिटिव होते हैं उनकी वैल्यू चेंज होती है, लेकिन वो भी जो चेंज होती है वो भी एक नए नाम से उसी पर्टिकुलर स्टैक में जाके शो होते हैं। जैसा कि हम लोगों ने कल ये डायग्राम देखे, इस डायग्राम के थ्रू हमने समझाया था कि देखिए x1 y और y x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 था। उसके बाद से दोबारा जब वैल्यू इंप्लीमेंट हुई तो क्या है कि x1 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू 2, यानी इन दोनों की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है ना। उसके बाद से जब इनकी वैल्यू में मॉडिफिकेशन किया गया तो भी इसकी वैल्यू में कोई नहीं चेंज हुआ, जो कि प्रिमिटिव था, और इन दोनों की वैल्यू में आपका चेंज हो गया था। ठीक है ना। तो ये जो थी हमारी अगर हमने ये जो डिस्कस किया था, ये एक तरीके से पासिंग प्रिमिटिव टाइप्स के बारे में था, यानी एक तरीके से कहें तो पास बाय वैल्यू था, जो कि जावा के अंदर हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया था। बाकी दोस्तों इस प्रोग्राम में आपको ये पब्लिक का यूज तो समझ में आ ही रहा है कि पब्लिक का मतलब पब्लिक और प्राइवेट का यूज हम कहाँ करते हैं। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पब्लिक जो होता है वो आपका एक तरीके से पब्लिक और प्राइवेट जो है वो दो मेंबर होते हैं, जो कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स में यूज करते हैं। ठीक है ना। हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि कुछ सारे कॉन्सेप्ट ऐसे भी होते हैं जो कि हम हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट, लेकिन उनको थोड़ा बहुत हम किसी और पैराडाइम्स का यूज करके भी डेवलप कर सकते हैं। सारे के सारे की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ ऐसे हैं जिनका कॉन्सेप्ट जिनका हम यूज कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था कि आपका जो क्लास जिस तरीके से ऑब्जेक्ट को अपने पास एकत्र मतलब कंबाइन करके रखता है, उसी तरीके से हम सी में स्ट्रक्चर का यूज करते हैं चीजों को एक साथ रखने के लिए। ठीक है ना। लेकिन अगर हम ये कहें कि सारी चीजें किसी और पैराडाइम्स के थ्रू इंप्लीमेंट की जा सकती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की, तो ये एकदम ये गलत होगा पूरी पूरी तरीके से, क्योंकि
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स में कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ही यूज किए जा सकते हैं, जैसे कि आपका पॉलीमॉर्फिज्म था, इनकैप्सुलेशन था, इनहेरिटेंस था, आपका एब्स्ट्रैक्शन था, ठीक है ना, जिसमें हम ये पब्लिक की बात कर रहे हैं, जो पब्लिक यहाँ पे पब्लिक लिखा हुआ है, जिसके अंदर पब्लिक और प्राइवेट दो मेंबर होते थे। पब्लिक का यूज हम वहां करते थे जहां पे हमें फंक्शनलिटीज को यूजर को शो करनी होती थी। प्राइवेट का यूज हम वहां करते थे जहां पे हमें फंक्शनलिटी को यूजर को शो करने की जरूरत नहीं होती थी, या यूजर को भी उस फंक्शनलिटी की जरूरत नहीं होती थी। जैसा कि अगर हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो वेरिएबल और अगर उसका हम टाइप डिफाइन कर रहे हैं तो उसका पर्टिकुलर यूजर से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन उस वेरिएबल के थ्रू जो वैल्यू हम दे रहे हैं और जो उसका आउटपुट मिल रहा है उसका यूजर से मतलब होता है। तो जो वेरिएबल और उसके टाइप को डिफाइन कर रहे हैं हम उसको प्राइवेट में डिफाइन करते हैं और अदर सारी चीजों को हम पब्लिक में डिफाइन करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। हम जावा के अंदर चल रहे थे दोस्तों, तो हमने ये चीज देखी थी कि पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन चूंकि पास बाय रेफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो होता क्या है कि हम पर्टिकुलर किसी भी चीज को किसी दूसरे के थ्रू एक्सेस करते हैं। जैसे कि पास बाय वैल्यू में क्या था कि हम डायरेक्ट वेरिएबल के थ्रू उसके वैल्यू को एक्सेस कर लेते थे, लेकिन पास बाय रेफरेंस में क्या है कि हम वेरिएबल के एड्रेस के थ्रू उसकी वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। तो चूंकि वेरिएबल के एड्रेस के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम सी और सी प्लस प्लस की बात करें तो वहां पे पॉइंटर का यूज होता है, और अगर पॉइंटर का यूज होता है तो पॉइंटर का यूज आप जानते हैं दोस्तों कि ये सी और सी प्लस प्लस में होता है, और पॉइंटर की ये कैपेबिलिटी होती है कि वो किसी वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो पॉइंटर का है वो जावा के अंदर नहीं है। तो पास बाय रेफरेंस में वहां पे पॉइंटर चूंकि नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि हम वहां पे पास बाय रेफरेंस का यूज नहीं होता है, लेकिन जावा में पॉइंटर का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो पॉइंटर की जगह पे हम इंटरफेसेस का यूज करते हैं। हम इंटरफेस बनाते हैं और इंटरफेस के थ्रू पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट के या क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो हमारा जो आज का पॉइंट है दोस्तों वो है पासिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस, ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं कि समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ये लिखा क्या है और किस तरीके से ये चीजें परफॉर्म हो रही हैं। तो देखिए जैसा कि लिखा हुआ है कि इन जावा ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डायनेमिकली स्टोर्ड इन हीप स्पेस अंडर द हुड, यानी कि जावा के अंदर सारे ऑब्जेक्ट जो है वो हीप स्पेस के अकॉर्डिंग डायनेमिकली स्टोर होते हैं। दीज ऑब्जेक्ट आर रिफर्ड फ्रॉम रेफरेंसेस कॉल्ड रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है ना। और ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो है वो एक रेफरेंस को रिफर्ड करते हैं, इसीलिए इनको हम रेफरेंस वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों जैसा कि यहाँ पे ये हमारा दूसरा पैरा लिखा हुआ है, हम अगर इसको देखें तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि अ जावा ऑब्जेक्ट इज कंस्ट्रेंट टू प्रिमिटिव्स, इट स्टोर इन टू स्टेजेस, इसको दो तरीके से दो स्टेज के थ्रू स्टोर किया जाता है। द रेफरेंस वेरिएबल आर स्टोर्ड इन स्टैक मेमोरी, यानी कि जो भी रेफरेंस वाले होते हैं उनको हम स्टैक मेमोरी में रखते हैं। एंड द ऑब्जेक्ट दैट दे आर रिफरिंग टू आर स्टोर्ड इन अ हीप मेमोरी, और जो ऑब्जेक्ट उनको रिफर करते हैं वो हीप मेमोरी के अंदर होते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो रेफरेंस वाले होते हैं यानी कि उनको हम कहाँ स्टोर करते हैं, आपके स्टैक में, और जो उसको रिफर करते हैं वो कहाँ पे होते हैं, आपके सॉरी जो रेफरेंस होते हैं, रेफरेंस वेरिएबल्स, उनको हम स्टोर करते हैं आपके स्टैक में, और जो उनको रिफर करते हैं, रिफरिंग करते हैं, उनको हम स्टोर करते हैं हीप मेमोरी में, वो स्टोर होता है, ठीक है। तो अब जो दोस्तों समझने वाली बात है वो अगर हम समझने वाली बात पे अगर हम फोकस करें, तो जैसे कि अगर हम इस पैराग्राफ को देखें तो हमें समझ में आएगा, जैसा कि लिखा हुआ है कि whenever an object is passed as an argument, अगर हम ऑब्जेक्ट को एज अ आर्गुमेंट पास कर रहे हैं तो an exact copy of the reference variable is created which point to the same location on the object in heap memory as the original reference variable। तो जैसा कि लिख रहा है कि exact copy of the reference variable is created,
यानी कि जो हम आर्गुमेंट पास कर रहे हैं तो उसी जैसा एक कॉपी जो है वो रेफरेंस वेरिएबल का वो क्रिएट होता है विच पॉइंट टू सेम लोकेशन, जो कि सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहा होता है ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ हीप मेमोरी, यानी हीप मेमोरी में उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को वो पॉइंट कर रहा होता है एज द ओरिजिनल रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि किस तरीके से हम रेफरेंसेस का यूज यहाँ पे कर रहे हैं। अब अगर हम अगले पैराग्राफ को देखते हैं, जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस व्हेनेवर वी मेक एनी चेंज इन द सेम ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर इसके रिजल्ट के स्वरूप अगर हम सेम ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंज करते हैं तो इन द मेथड द चेंज इज रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। तो उससे क्या होगा कि जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसमें भी चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है ना, दैट चेंज इज रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिनल, तो वो चेंज जो है वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में भी चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो हाउ एवर इफ यू एलोकेट अ न्यू ऑब्जेक्ट टू पास्ड रेफरेंस वेरिएबल दैट इट्स वुड नॉट बी रिफ्लेक्ट इन द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, और इसीलिए अगर हम नए ऑब्जेक्ट को पास करें रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू तो वो पुराने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये है हमारा पासिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस, यानी रेफरेंस के थ्रू ऑब्जेक्ट को किस तरीके से पास कर रहे हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे पॉइंटर नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, इसलिए चीज वैसी ही हो रही है लेकिन थोड़ा सा उसके कॉन्सेप्ट में दोस्तों डिफरेंस हो गया है, जिसको हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं। आइए हम प्रोग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ये चीजें है क्या और किस तरीके से हो रही हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेट ट्राई टू कंप्रेहेंड दिस विथ द हेल्प ऑफ अ कोड एग्जांपल। तो इसको कोड के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिक क्लास नॉन प्रिमिटिव यूनिट टेस्ट। स्टार्ट करते हैं हमने कि पब्लिक क्लास नॉन प्रिमिटिव करके बनाया। उसके बाद से हमने एक पब्लिक वाइड एक जो हमने लिया है फंक्शन कि व्हेन मॉडिफाइंग ऑब्जेक्ट द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट चेंज। ठीक है ना, यानी कि अगर हम ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करते हैं तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट भी चेंज हो जा रहा है। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पे जो हमने दो लाइन लिखी हुई है, ये देखिए तो क्या लिखा है foo a इज इक्वल टू न्यू foo 1, foo boo इज इक्वल टू n न्यू foo b1। ठीक है ना, तो अगर यहाँ लिखा है बिफोर मॉडिफिकेशन तो यहाँ पे असर्शन इक्वल a डॉट, यानी कि ये चीज यहाँ a और b दिखा रहा है। ठीक है ना, तो a डॉट num1, और फिर दूसरा अगर हम देखते हैं तो क्या लिखा रहा है b डॉट num1। ठीक है ना, तो हम अब इसको यहाँ पे देखो दोस्तों मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है ना, मॉडिफाई एक तरीके से कहें कि मॉडिफाई फंक्शन का यूज कर रहे हैं जिसके अंदर हमने a और b डाला हुआ है। ठीक है ना, और आफ्टर मॉडिफिकेशन देखिए क्या हो रहा है कि असर्शन इक्वल्स a डॉट num कॉमा 2 और असर्शन इक्वल b डॉट num1। ठीक है ना, तो ये देखिए ये आफ्टर है और ये जो है आपका बिफोर है। ठीक है ना, और ये किसके थ्रू हो रहा है, इस मॉडिफाई फंक्शन के थ्रू। ठीक है, अब हम आगे अगर हम देखें तो जैसे कि लिखा है पब्लिक स्टैटिक वाइड मॉडिफाई फू a1 फू b1। ठीक है ना, तो अब देखिए a1 डॉट num num प्लस प्लस, यानी कि a1 के साथ जो भी है वो एक ऐड हो जाएगा। तो b1 को क्या लिखा हुआ है ना न्यू फू 1, यानी कि जो नया 1 होगा वो b1 हो जाएगा, और फिर b1 को भी हम प्लस num डॉट 11 कर देंगे, यानी कि वो भी एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, माने एक ऐड हो जाएगा उसमें। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ पे क्लास लिखा हुआ है, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए आपका क्लास लिखा हुआ है, क्लास में फू पब्लिक इंट नम। ठीक है ना, और अब पब्लिक फू के अंदर इंट नम डाला गया है। ठीक है, ये भी एक इंटीजर टाइप है नम जो कि उसके अंदर पास हो रहा है, और फिर दिस डॉट नम इज इक्वल टू नम। ठीक है, तो अब दोस्तों अगर हम इस प्रोग्राम को, ये जो लिखा हुआ है सारा का सारा प्रोग्राम, अगर हम इस प्रोग्राम को दूसरे तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करें कि क्या है, किस तरीके से ये रेफरेंसेस का यूज कर रहा है, तो आइए हम इस इन फिगर के थ्रू उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे देखिए पहला ये आपका ये जो लिखा हुआ है, इसको देखिए, हम इसको देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि लेट्स एनालाइज द असर्शन इन द अबव प्रोग्राम। तो अगर हम असर्शन को अबव प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करते हैं तो वी हैव पास्ड ऑब्जेक्ट ए एंड बी इन मॉडिफाई। तो हमने ए और बी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई मेथड के अंदर पास किया है, दैट हैज द सेम वैल्यू 1। ठीक है ना, जिनकी वैल्यू क्या है, सेम क्या है, 1 है।
Initially, these object references are pointing to टू डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट लोकेशन इन अ हीप स्पेस। यानी कि ये जो दो वैल्यू है, ये दो अलग अलग हीप लोकेशन पे स्टोर हो रही हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया था कि एक जो ओरिजिनल है ऑब्जेक्ट है, उसकी वैल्यू को वो कहाँ स्टोर होगी, वो स्टैक के अंदर स्टोर होगी। और जो उससे रिलेटेड जो भी मतलब कि जो हम क्रिएट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, वो उसकी वैल्यू कहाँ पे क्रिएट होगी, वो आपके हीप में स्टोर होगी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अभी पीछे डिस्कस किए हैं। तो अब अगर हम देखने की कोशिश करें तो रिफर ए, रिफर बी, ये आपका स्टैक स्पेस में आ गए। ठीक है ना। अब इन्हीं के थ्रू जो नया वेरिएबल होगा वो पॉइंट करेगा जो कि हीप स्पेस में होगा, और वो पॉइंट करेगा उसी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हीप में ऑब्जेक्ट ए जो है वो ब्रैकेट में क्या है, ए डॉट नम इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे जो ये दिख रहा है ऑब्जेक्ट बी क्या है, तो ऑब्जेक्ट बी बी डॉट नम इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। तो आपको देखिए यहाँ पे वो चीजें दिख रही होंगी, ये देखिए, ये जो यहाँ पे और ये लाइन लिखी हुई है, इसी को वो यहाँ पे हम शो करके दिखा रहे हैं आपको। ठीक है। तो अगर ये चीज आपको समझ में आ रही है कि ये क्या है, किस तरीके से है, ठीक है, तो एक्चुअल में ये वो दिखा रहा है, उस सेंटेंस को बता रहा है कि किस तरीके से हम एक जो ओरिजिनल जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट होता है वो कि वो स्टैक में होता है, और जो उसके थ्रू हम जो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, जो उसको पॉइंट कर रहा होता है, वो हीप में होता है, और किस तरीके से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं या मेमोरी में किस तरीके से वो दिखता है। तो ये डायग्राम यहाँ पे वो शो करके दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद से जो अगला डायग्राम है, अगला डायग्राम हमें शो कर रहा है कि देखिए, when these references a and b are passed in the method modify method, यानी कि इस references को अगर हम modify method के अंदर पास कर रहे हैं, तो it creates mirror copy of these references a1 and b1 which point to the same old objects। यानी कि ये क्या करेगा कि ये क्रिएट करेगा उसी की मिरर कॉपी, यानी उसी की एक कॉपी क्रिएट करेगा। दो रेफरेंसेस जो a1 और b1 जो रेफरेंस है, वो किसको पॉइंट करेंगे, ओल्ड ऑब्जेक्ट को। ठीक है ना। यानी वो उसी की कॉपी क्रिएट कर रहा है स्टैक के अंदर, और वो किसको पॉइंट कर रहे हैं, ओल्ड ऑब्जेक्ट को। ठीक है। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टैक स्पेस व्हेन मॉडिफाई मेथड कॉल्ड, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हीप स्पेस व्हेन मॉडिफाई मेथड कॉल्ड। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए रिफर ए है, रिफर ए1 हो गया, रिफर बी है, तो इसी का ठीक एक मिरर है ये देखिए कि ये मिरर है, और ये इसका ठीक मिरर है B1, और ये सब के सब उसी ओल्ड ऑब्जेक्ट को यहाँ पे अगर देखें अब, तो उसी ओल्ड ऑब्जेक्ट को जो है वो डिनोट कर रहे हैं या पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये जो यहाँ पे हमने जब ये एक जब हम यहाँ पे ये कोडिंग कर रहे थे, ठीक है ना, तो ये जब चीजें आई थी ए और बी, ठीक है, तो ए और बी जो ये जो भी चीजें मिली थी, ठीक है, तो हमने एक इसका जो नया क्रिएट किया था, जो एक मिरर टाइप का। ठीक है। तो वही वो चीज है कि किस तरीके से वो मिरर मतलब कि उसका जो मैंने बताया था कि अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था कि किस तरीके से पर्टिकुलर जो भी ऑब्जेक्ट है उसका एक मिरर क्रिएट होगा, उसमें चेंज होगा, ना कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। और जो वो उसका मिरर होगा वो भी पॉइंट करेगा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को भी या रेफरेंस ऑब्जेक्ट को भी। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप चीजें देखें तो किस तरीके से वेरिएबल ये डायग्राम शो कर रहा है कि किस तरीके से वेरिएबल अपना हीप में या फिर स्टेप में अपना स्पेस बना रहा है, और किस तरीके से उसमें मेथड अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद से दोस्तों अगर हम ये जैसा कि यहाँ पे हमारा तीसरी इमेज है, अगर हम तीसरी इमेज को देखते हैं तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है इन द मॉडिफाई मेथड व्हेन वी मॉडिफाई रेफरेंस a1 इज चेंज द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। अगर हम a1 की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं तो वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की वैल्यू को चेंज कर दे रहा है। हाउएवर फॉर अ रेफरेंस b1 वी हैव असाइन अ न्यू ऑब्जेक्ट, और अगर हमने b1 के लिए न्यू ऑब्जेक्ट असाइन किया है, सो इट्स नाउ पॉइंटिंग टू अ न्यू ऑब्जेक्ट इन अ हीप मेमोरी। तो वो न्यू ऑब्जेक्ट को हीप मेमोरी में पॉइंट कर रहा है। एनी चेंज मेड टू b1 इज नॉट रिफ्लेक्ट एनीथिंग इन द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। और अगर हमने b1 के अंदर कोई भी चेंज कर रहे हैं तो वहां पे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है।
ठीक है। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे आप फिगर में ये अगर आप फिगर देख रहे हैं तो फिगर में आपको शो हो रहा है कि ये क्या है एक्चुअल में। तो आप देखिए जैसे कि वही सेम चीज ऊपर वाला जो हमारा फिगर बना हुआ था कि जिसमें रिफर ए था, तो उसकी एक कॉपी क्रिएट हुई। ये इसी की कॉपी है भाई। ये बी है, ये इसकी कॉपी है, हमें पता है, ठीक है ना। ये पुराने कॉन्सेप्ट को दिखा रहा है कि मतलब कि वो जो नया क्रिएट हो रहा है वो भी ओल्ड ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट करेगा, ठीक है ना। लेकिन जब यहाँ पे जो दो अलग क्रिएट हो जा रहा है, जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर अ रेफरेंस b1 वी हैव असाइन अ न्यू ऑब्जेक्ट, सो इट इज नाउ पॉइंट टू अ न्यू ऑब्जेक्ट टू नहीं। तो जैसे b1 के लिए अगर हमने यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है तो देखिए वो न्यू ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ना कि इसकी तरह पे एक सेकेंड, ना कि इसकी तरह ओल्ड ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है ना। देखिए ये न्यू ऑब्जेक्ट यहाँ पे पॉइंट हो रहा है और यहाँ पे ये ओल्ड ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट कर रहा है। अब इसके थ्रू चेंज क्या होगा कि अगर हम b1 की वैल्यू को चेंज करेंगे तो हमारा b की पुराना जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। यानी कि जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनी चेंज मेड टू b1 विल नॉट रिफ्लेक्ट एनीथिंग इन द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पर्टिकुलर चीजें जो है या वेरिएबल जो है किस तरीके से कब चेंज होंगी और कब चेंज नहीं होंगी, ठीक है दोस्तों। तो ये ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस के बारे में था आपके जावा के अंदर। आइए अगले स्टेप पे चलते हैं जो कि हमारा कंक्लूजन है और देखने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या। तो देखिए जैसा कि इसमें पहली लाइन लिखी हुई है कि इन दिस आर्टिकल वी लुक्ड एट हाउ पैरामीटर पासिंग इज हैंडल्ड इन केस ऑफ प्रिमिटिव्स एंड नॉन प्रिमिटिव्स। यानी ये बता रहा है, ये जो ऊपर वाला जो हमने देखा कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव के केस में किस तरीके से पैरामीटर पासिंग को हैंडल किया जा रहा है, ठीक है। दूसरे पैराग्राफ में जैसा कि लिखा हुआ है दोस्तों कि वी लर्नड द पैरामीटर पासिंग इन जावा इज ऑलवेज पास बाय वैल्यू, however the context change depending upon their whether we are dealing with primitive or objects, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि देखिए दो पॉइंट आपके लिखे हुए हैं। पहले पॉइंट को अगर आप फोकस करें तो फॉर प्रिमिटिव टाइप पैरामीटर आर पास बाय वैल्यू, यानी कि अगर प्रिमिटिव टाइप है तो जो पैरामीटर है वो पास बाय वैल्यू के थ्रू हो रहा है, ठीक है। ये आपका कंक्लूजन निकल रहा है एक तरीके से। और अगर हम इसकी बात करें नॉन तो दूसरे पॉइंट की, तो फॉर ऑब्जेक्ट टाइप्स दैट ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज पास बाय वैल्यू। तो यहाँ पे भी क्या है कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस जो है वो पास बाय वैल्यू के थ्रू हो रहा है, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब कुल मिला जुला के है कि अगर आपको प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव टाइप के अगर ऑब्जेक्ट या वेरिएबल मिलते हैं तो इसका मेन मोटो यही है कि किस तरीके से स्टैक में प्रिमिटिव डाटा वेरिएबल्स ऐड होंगे, किस तरीके से उनकी कॉपी ऑब्जेक्ट जो है वो डायनेमिक हीप में एलोकेट होंगे, कब क्या कहते हैं कि एक को नए को चेंज करेंगे तो पुराना वाला चेंज हो जाएगा और कब नए को चेंज करेंगे तो पुराना वाला चेंज नहीं होगा। तो उसके लिए हमने ऊपर दोस्तों ये डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। ये सारे डायग्राम जो हमने देखे हैं तो आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम जो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव की बातें कर रहे हैं, ठीक है ना, वो किस तरीके से वर्क कर रही है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों कुल मिला जुला के हम ये कहें तो देखिए जावा में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि और सारे पैराडाइम्स के थ्रू हम यूज नहीं कर सकते। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही इसलिए इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी एक तरीके से कहें कि कोऑपरेटिव लैंग्वेज है कि ये जो है हमारे जो हमारा मेन गोल होता है उसके ऊपर सीधे फोकस करने की का वे प्रोवाइड करती है। दूसरी तरीके से कहें कि हम और इसके थ्रू जो भी हम सिस्टम डेवलप करते हैं उसका मेंटेनेंस भी काफी इजी होता है बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहाँ पे हमें जहाँ पे मेन प्रॉब्लम होती है तो हम सीधे उसी प्रॉब्लम पे काम करते हैं, ना कि पूरे प्रोग्राम के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज अगर कोई नई चीज की अगर हम बात करें कि अगर फॉर फ्यूचर अगर हमें कभी भी कोई नई चीज इंप्लीमेंट करनी हो, यानी अकॉर्डिंग टू फ्यूचर नए फंक्शन या फीचर्स अपने सॉफ्टवेयर के अंदर अगर हमें ऐड करने हो तो जावा हमें ये सहूलियत देती है कि हम आसानी से नए क्लास और ऑब्जेक्ट को उसमें इंट्रोड्यूस करके हम नए फीचर्स को भी यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है
कि हमारा सॉफ्टवेयर कुछ टाइम बाद खराब नहीं होता, यानी कि नई टेक्नोलॉजी या नई फीचर्स को जब हमें इंक्लूड करने की जरूरत होती है तो हमें नया सॉफ्टवेयर न बना के हम उसी पुराने सॉफ्टवेयर में उस नए फीचर्स को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, जो कि और पैराडाइम्स इस तरह की का अगर कहें कि वे प्रोवाइड नहीं करती, ठीक है। तो ये दोस्तों आज का हमारा टॉपिक था। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। कल हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।